और आज की कहानी है तमिलनाडु में जयललिता के करुणानिधि से सबसे बड़े बदले की। वो बदला जो शायद भारतीय सियासत का सबसे खतरनाक और खौफनाक बदलों में से गिना जाता है। विधानसभा के अंदर उस दिन माहौल पहले से ही गर्म था। करुणानिधि उस वक्त तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे अपना अगला बजट पेश करने वाले थे, जबकि दूसरी तरफ जयललिता तेजी से तमिलनाडु की सबसे बड़ी विपक्षी नेता बनती जा रही थी। एमजीआर की मौत के बाद उन्हें बहुत से लोग सिर्फ फिल्म की अभिनेत्री मानते थे, लेकिन जयललिता खुद को सत्ता की अगली सबसे बड़ी दावेदार साबित करने में लगी थी। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, जयललिता ने करुणानिधि पर भ्रष्टाचार और सत्ता के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाने शुरू कर दिए। सदन के अंदर शोर बढ़ने लगा। दोनों पार्टियों के विधायक अपनी अपनी सीटों से उठकर एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। कुछ ही मिनटों में विधानसभा किसी लोकतांत्रिक सदन से ज्यादा लड़ाई का मैदान लगने लगा। मेजों पर हाथ मारे जा रहे थे, कागज फेंके जा रहे थे, पूरे सदन में चीख पुकार मची थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने तमिलनाडु की राजनीति को हमेशा के लिए बदला। हंगामे के बीच आरोप लगा कि डीएमके के कुछ नेताओं ने जयललिता के साथ धक्का मुक्की कर ली, उनकी साड़ी को खींचा, उनके बाल नोच लिए और पूरा सदन उस अफरा तफरी को देखता रहा। खुद जयललिता ने बाद में एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरह से उन्हें अपमानित किया गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके बाल गायब कर दिए गए। जयललिता उस वक्त किसी तरह खुद को संभालते हुए विधानसभा से बाहर निकली। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, आंखों में अपमान, और उसी पल शायद उन्होंने तय कर लिया कि अब यह लड़ाई सिर्फ राजनीति की नहीं रहने वाली। बाहर निकलते ही जयललिता ने कसम खाई कि अब वो विधानसभा में तभी लौटेंगी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगी। उस वक्त शायद करुणानिधि को लगा हो उन्होंने हर रैली और हर भाषण में उस घटना को याद दिलाया और धीरे धीरे उनका पूरा चुनाव उसी कहानी के आसपास चलने लगा। इसी बीच देश को राजीव गांधी की हत्या ने हिला दिया। तमिलनाडु का माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। लोगों के अंदर गुस्सा भी था और भावनाएं भी चरम पर थी। जयललिता की रैलियों में भारी भीड़ उमड़ने लगी। लोगों ने सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़ी एक जीती को हिलाकर रख दिया था। रात करीब 1:30 बजे पुलिस की कई गाड़ियां करुणानिधि के घर के बाहर पहुंचती हैं। पुलिस सीधे अंदर घुसती है और देखते ही देखते पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। यह आरोप था कि चेन्नई में फ्लाईओवर निर्माण में घोटाला हुआ है और उसी मामले में करुणानिधि को गिरफ्तार किया जाना था।
लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह सिर्फ कानून का मामला है या फिर जयललिता का बदला है। टीवी कैमरों ने उस रात जो तस्वीरें रिकॉर्ड की वो अगले कई सालों तक लोगों के दिमाग में बसी रही। 77 साल के करुणानिधि को पुलिस लगभग घसीटते हुए घर से बाहर ला रही थी। वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, विरोध कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि उनके साथ गलत किया जा रहा है, लेकिन उस रात कोई भी उनकी बात सीमित नहीं थी। सत्ता बदलते ही एक दूसरे की योजनाओं और पहचान तक को मिटाने की कोशिश करते हैं। जयललिता ने करुणानिधि के बनाए नए विधानसभा भवन को अस्पताल में बदल दिया तो करुणानिधि ने भी मौका मिलते ही जयललिता की कई योजनाओं को रोकने की कोशिश की। लेकिन इस टकराव के बीच तमिलनाडु पढ़ाई, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं के मामले में देश के कई राज्यों में आगे शामिल होता गया। शायद तमिलनाडु की सबसे बड़ी किस्मत यही थी कि वहां दो नेता ऐसे थे जो एक दूसरे से हारना नहीं चाहते थे और इसी जिद में पूरा राज्य धीरे धीरे आगे निकलता चला गया। लेकिन सवाल कि क्या मौत भी उनकी दुश्मनी खत्म कर पाई? तो करीब 30 सालों तक तमिलनाडु की राजनीति इन दो नामों के आसपास घूमती रही। जयललिता और करुणानिधि दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे को हराने सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी लंबी लड़ाई के बाद भी दोनों नेताओं के बीच कड़वाहट कभी भी खत्म नहीं हुई। जयललिता ने शायद ही कभी करुणानिधि का नाम सम्मान से लिया हो, जबकि करुणानिधि भी उन्हें हमेशा अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी के तौर पर देखते रहे। लेकिन समय के साथ लोगों को यह भी समझ में आया कि इन दोनों की लड़ाई ने तमिलनाडु को सिर्फ राजनीतिक तनाव नहीं दिया, बल्कि एक मजबूत